हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका क्लास 12th की रिवीजन सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो थर्ड चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो विद्युत धारा की परिभाषा ही पूछ ली जाती है। परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है, जहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाता है Q/T और इसका जो मात्रक है वो आ जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसे हम कहते हैं एम्पियर। ठीक है, यह एक मूलभूत राशि है। और अगर हम इसे देखना चाहें कि आवेश में जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, dQ/dt। अगर अल्प प्रवाह है अल्प समय के लिए तो हम आवेश को यहाँ पे लिखते हैं। और मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यह एक अदिश राशि होती है। इसमें दिशा होते हुए भी यह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो बेसिकली ये क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। फिर धारा के बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व की, घनत्व का नाम जब भी आता है तो हमें लगता है कि आयतन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो धारा बहती है वो उस वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहती है। यानी जो भी आवेश है वो जब गुजरते हैं तो हम एक काट क्षेत्रफल लेते हैं, उस क्षेत्रफल से मेजर करते हैं। तो जो धारा घनत्व होता है इसे हम जे से दर्शाते हैं, वो होती है कि प्रति एकांक आयतन में प्रवाहित होने वाली धारा। और यहाँ पर ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि जो हम पृष्ठ ले रहे हैं उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होता है। तो हमें यह देखना होगा कि धारा यहाँ से इस दिशा में जा रही है या वापस बाहर से अंदर आ रही है। तो यह एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। इसका मात्र क्या हो जाएगा, एम्पियर अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वी में सूत्र की जब बात करेंगे तो यहाँ से m0 L0 T0 और A1 हो जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे m0 L-2 T0 और A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वी में सूत्र भी। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें इसके अलावा नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो जो परिभाषा आती है या फिर जो टॉपिक होता है वो होता है अपवाह वेग या अपवहन वेग का। अपवाह या अपवहन वेग का, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम VD से दर्शाते हैं। और यह वेग है तो इसका मात्रा क्या रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा। और जब हम बात करते हैं इसकी तो किसी भी वायर में जब कोई भी विभवांतर उत्पन्न नहीं किया गया होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं और इनका जो प्रभावी वेग होता है वो शून्य होता है। इनमें प्रभावी कोई भी गति नहीं होती है। इसका मतलब धारा का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जैसे ही हम दोनों एंड पर विभवांतर लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा और उस बल के कारण ये किसी एक औसत वेग से गति करेंगे, जिस वेग को हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कि इनकी कुछ राशियों के साथ संबंध है। जैसे कि अगर हम बात करें VD व E के साथ क्या संबंध रहेगा, तो इन दोनों का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी अगर पूछ लिया जाए तो वायर के अंदर देखिए, हम जब विभवांतर लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन जो है उन पर बल लगेगा और हम F = ma से इस पर त्वरण ज्ञात करेंगे। फिर V = u + at से इसका वेग ज्ञात करेंगे। T जो समय है वो यहाँ पे विश्रांति काल होता है टाउ। ठीक है, इनका औसत समय किन्हीं भी दो टक्कर के मध्य लगने वाला। फिर अगर हम बात करें यहाँ से इनके बीच में सब संबंध देखते हैं तो V व E के बीच में जो संबंध हमें प्राप्त होता है वह होता है V D = हो जाएगा -e टाउ अपॉन m और इंटू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। माइनस यहाँ पे ये साइन बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसकी गति होती है। दूसरा संबंध अगर हम देखें तो सेकंड संबंध होता है VD व धारा में संबंध, यानी कि I के साथ जो संबंध है वो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम संबंध निकालते हैं तो VD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VD = I अपॉन ANE होता है। यहाँ A क्या है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, N क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। ठीक है, नंबर डेंसिटी यहाँ पे होती है स्मॉल n, और E यहाँ पे इस पर आवेश है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो Q जो I है वो कितना हो जाएगा, VD × N × E A हो जाएगा। अब चूँकि हमने विभव और
अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध देख लिया था। तो अब हम बात करेंगे कि अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध यानी वी डी व वोल्टेज में संबंध। तब इसका मान कितना आएगा, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम इंटू एल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये मान हमें यहाँ पे मिलता है। तो तीनों मान हमें डायरेक्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद जो परिभाषा आती है अपवहन वेग के साथ ही हमें देखनी पड़ती है इसकी गतिशीलता। गतिशीलता को हम म्यू से दर्शाते हैं और म्यू का जो मान है वो देखिए कि अगर हम वी डी जब देखते हैं तो वो निर्भर करेगा किस पे, विद्युत क्षेत्र पर, कि तार के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उतना ही ज़्यादा उसमें अपवहन वेग होता है। अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जो कि हो जाएगा माइनस म्यू, यानी माइनस यहाँ पे इन दोनों की दिशा को दर्शाता है और ये म्यू यहाँ पे कहलाता है गतिशीलता। यानी कि अगर इसके परिमाण की जब मैं बात करूँगा तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी डी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वी डी का मान ई के पदों में रखते हैं तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे एम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। ठीक है, फिर अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड, और ई का मात्रक है कुलाम प्रति न्यूटन अपॉन कुलाम, तो ये हो जाएगा। और या फिर इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, अगर मैं ई का मात्रक विभव के पदों में रख देता हूँ तो। ठीक है, इसका विमीय सूत्र भी अगर हम ज्ञात करें तो म्यू का विमीय सूत्र हो जाएगा m माइनस वन एल ज़ीरो टी टू ए वन हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र हमें याद रखना है। फिर अगर हम बात करें कि यह किस किन बातों पर निर्भर करता है तो देखिए गतिशीलता जो है वो ताप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दूसरा है ताप पर निर्भर करेगा। इसके अलावा यह किन्हीं भी बातों पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम बात करें कि अपवहन वेग अगर अधिक है किसी भी धातु के लिए तो उस धातु में उसकी गतिशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी, यानी वी डी ज़्यादा है तो गतिशीलता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखिए ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी के। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जब विद्युत धारा आ चुकी है तो विद्युत धारा में हम जो पढ़ चुके हैं सबसे पहले वो है ओम का नियम। धारा आने के बाद ओम का नियम हमें जानना है, और ओम का नियम क्या कहता है कि सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखने पर अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह धारा उस v के समानुपाती होती है, और समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो v इक्वल टू क्या आता है, r एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे r क्या कहलाता है, इसका प्रतिरोध कहलाता है। r क्या कहलाता है, प्रतिरोध, और इस r का मान पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, r इज टू रो एल अपॉन ए कहलाता है, और पदार्थ की प्रकृति पर हो गया, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ से हमें आर का मान मिल जाता है। देखिए ये जो रूप है, इस रूप के अलावा हमें एक सूक्ष्म रूप भी देखने को मिलता है। तो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जो है उसका मान कितना होता है कि हमने V और I के बीच में संबंध ज्ञात कर लिया था, लेकिन अगर हम इसके सूक्ष्म रूप की जब हम बात करेंगे तो वो हम यहीं पे देख लेते हैं। इसका सूक्ष्म रूप होता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसका सूक्ष्म रूप होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है चालकता, चालकत्व है ना, और यह होता है 1 अपॉन रो के बराबर। रो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ से अगर हमें मान देखना चाहें तो देखिए कि J बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इंटू ई भी यहाँ पे संबंध मिल जाता है। यहाँ से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा रो इंटू जे बराबर कितना हो सकता है, ए बी होता है। तो ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है। फिर यहाँ से अगर हम प्रतिरोधकता के अलग से बात करते हैं तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर, क्योंकि मात्रक के लिए हम इसका मान आर के पदों में ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल होता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ पदार्थ पर तथा ताप पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, बाकी ये ऐसे नहीं कि प्रतिरोध और उनकी लंबाई पर उन पे ये निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। इसका विमीय सूत्र देखें तो m1l3t माइनस 3 एंड a कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें प्रतिरोधकता और अपवहन वेग के साथ संबंध, या फिर n ई व टाउ के पदों में अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है, देखिए तो प्रतिरोध के बारे में है, लेकिन अगर हमें इसका मूल मान ज्ञात करना होगा तो रो का जो मान होता है वो होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा, और सिग्मा चालकत्व जो है वो कितना हो जाएगा,
एम अपॉन ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या हो जाएगा एम, जो कि किसका उल्टा है, रो का उल्टा है, तो ये हो गया 1/रो हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अब ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए, तो हमने देख लिया था कि ये J बराबर सिग्मा ई से ही हमें मिलता है V बराबर आई आर। ठीक है, तो ये उसकी उत्पत्ति हमें यहीं से मिलती है, जो कि उसका सूक्ष्म रूप कहलाता है। फिर अगर हम बात करें कि जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हम इस प्रतिरोध के द्वारा दर्शाते हैं, और कोई भी जो प्रतिरोध होता है वो ओम के नियम का अगर पालन करता है तो वो ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, और अगर वह ओम के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनोमीय पदार्थ कहलाता है, जैसे डायोड हो गया है, जो कि हम अगले लास्ट चैप्टर में देखेंगे। और ओमीय पदार्थ तो हम नॉर्मल जो भी वायर लेते हैं घर पे, उसे हम ओमीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करने का मतलब ये है कि वी और आई के साथ जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यदि वी और आई में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वह ओमीय पदार्थ नहीं कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो सवाल यहाँ से पूछ ले। तो कार्बन प्रतिरोध में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कलर कोडिंग है उसकी जो ट्रिक है वो है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ एंड गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, यहाँ से कलर कौन कौन से होते हैं, कलर हो जाएगा इसका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, फिर है वाइट, और फिर है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इसके लिए अंक जो है वो कितना आएगा, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है। फिर स्वर्ण से इसके कोई कलर नहीं है। गुणन की जब हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻0 यानी कि 1, फिर 10⁻1, इस प्रकार हमें यहाँ से मान मिलते हैं। फिर सहनशीलता जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है गोल्ड से, गोल्ड में होती है ±5%, इसके लिए ±10%, और नो कलर अगर है तो वो ± कितना हो जाएगा 20%। तो इसका अगर सवाल आ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भर अगर हम देखें तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, इसके लिए देखो तीनों ही कैटेगरी में हम बात करेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालकों के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं चालकों की, तो चालकों में अगर हम बात करें तो चालकों में अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर में बढ़ाऊँ तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। फिर बात करते हैं कुचालकों में, कुचालकों में ताप का मान अगर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोधकता घटती है। और अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में भी यही देखने को मिलता है कि ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ये जो चालकों में है वो विश्रांति काल समय जो है उसके कम होने के कारण होता है। और यहाँ पर कुचालकों में नंबर ऑफ संख्या बढ़ने पर यानी n का मान बढ़ने पर हो जाता है, क्योंकि कुचालकों में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो हमें इसका मान ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, किसके बीच, रो तथा टेम्परेचर के बीच। फिर अगर हम अर्धचालकों में देखें तो अर्धचालकों के लिए भी कैसा हो जाएगा, कुचालकों के लिए ग्राफ ऐसा, और अर्धचालकों के लिए भी ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका मान इस प्रकार रहता है। इसमें अगर हम बात करें एक मिश्र धातुओं की, तो मिश्र धातुओं में जो ग्राफ है वो कुछ स्ट्रेट लाइन रहता है। तो टेम्परेचर के साथ रो यानी लगभग ना के बराबर इसमें चेंजेस आते हैं, लगभग 0 के बराबर इसमें चेंज आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज रहेगा अगर हम खूब सारा टेम्परेचर इसमें बढ़ा देते हैं तब जाके। फिर अगर हम संयोजनों की बात करें तो प्रतिरोध का संयोजन जो है 2 प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी में अगर हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं तो R जो तुल्य है वो देखिए R1 + R2 + R3 हो जाएगा। इसके अंदर धारा जो है वो नियत रहती है, इस बात का ध्यान रखना है। समांतर क्रम में अगर हम देखें तो इस प्रकार अगर हम जोड़ देते हैं इनको
तो समांतर क्रम में वोल्टेज जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है, तथा इनका जो समांतर क्रम है वो हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इस प्रकार हम इनको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ तक तो प्रतिरोध और वायर की बातें हो गई है कि धारा बहती है, विभवांतर लगा देते हैं, लेकिन विभवांतर लगाने के लिए जो स्रोत है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत सेल। वो कौन सा स्रोत होता है, विद्युत सेल होता है। सेल से देखिए डायरेक्ट जो सवाल है वो नहीं पूछ जाते कि सेल क्या होता है, सेल की परिभाषा क्या होती है। सेल से जुड़े जुड़े ही हम बात करेंगे कि भाई सेल से किस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। सेल से जुड़ी जो परिभाषाएं हैं वो मेन ज़रूरी है। तो पहली जो परिभाषा है वो होती है इसकी विद्युत वाहक बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई जो है वो किसी भी एकांक धनावेश को प्लस क्यू आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य जो है, पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए बेसिकली ये एक वोल्टेज ही होता है जो कि कार्य अपॉन क्या है, आवेश है। तो W/Q0 है। तो अगर हम किसी भी एक आवेश को पूरे यानी सेल सहित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल के सहित ही अगर हम बात करें तो अगर कोई भी एक परिपथ जब हम देखते हैं तो वो पूरा बाह्य प्रतिरोध यानी बाह्य वायर के साथ साथ अंदर से भी अगर हम पूरा घुमाएं तो उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये बेसिकली एक बल नहीं है, ये एक विभव है जिसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। फिर दूसरा होता है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता होती है कि सेल के अलावा बाह्य परिपथ में अगर हम किसी आवेश को घुमाएं तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा हमें, वो उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी और टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेल के आंतरिक प्रतिरोध की, तीसरा है इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में सेल के अंदर जो हमें प्रतिरोध देखने को मिलता है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम बात करें इनके तीनों में संबंध की आपस में, तो संबंध क्या होता है कि V होता है E माइनस आई आर। जब ये डिस्चार्ज हो रहा हो यानी कि निरावेशन की स्थिति है, ये निरावेशन की स्थिति है। अगर ये चार्ज हो रहा हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा जब सेल चार्ज हो रहा हो यानी सेल की तरफ धारा बह रही हो। ठीक है। और हम देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आती है और नेगेटिव में धारा अंदर प्रवेश होती है। तो ये सेल से जुड़े हुए कुछ बातें हो जाती है यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ से इसका आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला भी ज्ञात करना चाहें तो R बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी इंटू क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। तो हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सेलों के संयोजन की, तो संयोजन भी दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो अगर कुल धारा है वो कितनी हो जाएगी कि जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सभी का ईएमएफ अगर हम जोड़ दें और EN तक, और अपोन में क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध। तो एक तो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा, फिर इन सभी के आंतरिक प्रतिरोधों को भी हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर कोई दो सेल जुड़ा हुआ हो तो दो सेल में ये हो जाएगा I=E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। E1 यहाँ पे E1 पॉजिटिव है यानी कि E1 ग्रेटर देन क्या रहेगा, E2 रहेगा। यानी कि श्रेणी क्रम में टोटल जो संयोजन है वो सभी ईएमएफ का जुड़ेगा और आंतरिक प्रतिरोध भी टोटल जुड़ जाता है। फिर अगर हम बात करें पार्श्व क्रम संयोजन में, तो पार्श्व क्रम संयोजन में देखिए जो तुल्य विद्युत वाहक बल है उसका सूत्र तुम्हें याद रखना होगा। तुल्य विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी दो सेल की हम बात करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना होगा। फिर अगर I की बात करें तो जो धारा है वो कितनी हो जाएगी, E अपॉन कैपिटल R प्लस R। यहाँ पे ये टोटल है तो ये तुल्य है और ये R भी क्या है, तुल्य हो जाएगा। समांतर देखिए श्रेणी क्रम में तो सारा प्रतिरोध सीधे जुड़ता है, लेकिन जो यहाँ पे R तुल्य है वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम धारा I का मान भी ज्ञात करना चाहें तो इसका अगर हम मान रख दें n समान के लिए,
यदि n समान सेल जुड़े हुए हैं तो उसके लिए जो मान है वो हो जाएगा NE/NR प्लस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, तो ये समांतर क्रम के लिए इसमें n समान सेलों के लिए हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो NE/ क्या हो जाता, कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा, N/R हो जाएगा, यदि n समान सेल जुड़े हुए रहते हैं तो। ठीक है, तो ये सेलों के संबंधित इनके आपस में इनकी चर्चाएं हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं सेल की शक्ति की, पावर, तो सेल की शक्ति का सूत्र होता है P जो होता है V/I, या फिर हम बात करते हैं I² × R या फिर V²/R। पावर का जो मात्रक है वो वोट होता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें कि वोट के अलावा है जूल/सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कहते हैं, वोट कहते हैं। फिर कुछ मात्रक होते हैं, एक हॉर्स पावर जो है उसका अन्य मात्रक होता है जिसे हम 746 वोट के बराबर लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि यूनिट जो है वो 1 यूनिट, वो यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट इंटू आवर के बराबर होता है, यानी कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर ये चीज़ होती है। तो ये इससे पावर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई है। फिर अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की, सर्किट यानी विद्युत परिपथ की जब हम बात करते हैं, विद्युत परिपथ, तो देखिए परिपथ जो होता है वो किसी भी अलग अलग प्रकार के संयोजनों से जुड़कर बना होता है। वोल्टमीटर हो गया, यहाँ से एमीटर हो गया, और भी अन्य प्रतिरोध हो गए। ठीक है, यहाँ पे मान लो श्रेणी क्रम में कुछ भी अगर हम जोड़ दें यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर जोड़ दिया है, तो ये जो कंप्लीट है वो क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। ठीक है, इस परिपथ में कुछ शाखाएं होती है, जैसे कि ये संधि पॉइंट हो गया, अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो ये संधि कहलाता है। और जब हम शाखा की बात करें तो ये एक पूरी ब्रांच कहलाती है। और जो ये ब्रांच है ना, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक पूरी ब्रांच है, और ये एक पूरा क्या बंद लूप बनाता है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है किरचॉफ के नियम। तो पहला किरचॉफ का नियम जो है, किरचॉफ का नियम, इसे हम धारा का नियम कहते हैं, यानी धारा का नियम। धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि से आने वाली कुल धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या रहता है, सदैव बराबर रहता है। या फिर इस संधि के चारों ओर का धाराओं का योग क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आने वाली धारा बराबर होनी चाहिए जाने वाली धारा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड नियम की, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड रूल क्या कहता है कि किसी भी बंद लूप के अंदर जो भी वोल्टेज है, वोल्टता है, उसका योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी स्रोत से निर्गत कुल वोल्टेज बराबर होना चाहिए अन्य स्रोतों के द्वारा उपयुक्त वोल्टेज, यानी जितना बैटरी से वोल्टेज दिया जाएगा उतना ही दूसरे जो प्रतिरोध है वो ग्रहण करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से संबंधित इसका सवाल देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ से बैटरी है और ये एक परिपथ कुछ इस प्रकार बना हुआ है। तो देखिए अगर हम इस सेल को प्राइमरी मानते तो यहाँ से धारा दर्शा देंगे, तो ये धारा इस प्रकार चल जाएगी। तो अगर मैं लूप की दिशा को ये मानता हूँ, देखिए लूप की दिशा हम खुद अपने आप से ले सकते हैं। तो यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ बाहर निकल रहा हूँ, तो इसका जो मान है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ई। और प्रतिरोध में अगर धारा की दिशा के साथ है तो इसका मान, जैसे मान लो R1 है तो ये इसका मान हो जाएगा -IR1। और यहाँ से देखिए माइनस से प्लस हो रहा है तो ये E2 हो जाएगा। और ये R है तो R2 में कितना हो जाएगा, -IR2 हो जाएगा। यानी इन सभी का अगर मैं योग करूँ तो E1 + E2 -IR1 -IR2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ के सेकंड नियम से जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु में देखिए क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं और उन 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो एक ब्रिज बने होते हैं और इसके मध्य में एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जोड़ दी जाती है। इसकी मेन कंडीशन हमें ये ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पे कुंजी जोड़ देते हैं तब इसके अंदर जब धारा प्रवाह होती है तो इसके अंदर शून्य विक्षेप की स्थिति को हमें दर्शाना होगा। तो जब शून्य विक्षेप आ जाएगा तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, उसके अंदर इन सभी का मान, जैसे P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये बराबर होना चाहिए। तो P/Q = क्या रहेगा, R/S रहेगा। यही इसके संतुलन की क्या है,
कंडीशन अवस्था है। जब यहाँ का वोल्टेज VA और ये वोल्टेज VB दोनों बराबर हो जाएगा तो इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, हम इसे हटा सकते हैं। और इसका जो उपयोग है मेन, वो है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। जैसे कि यहाँ पे हमें इन दोनों का मान पता है, इन तीनों का मान पता है, इसका मान पता नहीं है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपकी इतना ही है। इसके अलावा जो विभव मापी है या फिर मीटर सेतु है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही उससे कोई सवाल पूछा जाएगा।